तो आज बताने आपको ग्रहों का गोचर हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप कोचर। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आर्या एंड यू वाचिंग मी ऑन आर्या अनादि। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम अगर ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। अब ज्योतिष को मैं वाइडर कॉन्सेप्ट क्यों कहता हूँ, क्योंकि किसी के लिए ये एक मैथोलॉजी है, किसी के लिए ये साइंस है और कोई इसे मानता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारा कल्चर है। ये कोई एक नॉर्मल स्टडी नहीं है, ये केवल और केवल साइंस है, जिसको हम साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकलिटी इसलिए है क्योंकि हमने देखा है लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए। आपको पता है, हम लोग जब पॉडकास्ट करते हैं तो हमारे साथ एक गेस्ट होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, जो आपको डेफिनेटली एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छी धारा दे सकें। तो आज बताने आपको ग्रहों का गोचर हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप कोचर। हेलो सर, वेलकम सर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं आज के, लेकिन आपका टाइम मिलना, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि बहुत मुश्किल है। सर के अपॉइंटमेंट्स इतने होते हैं, इन्विटेशंस इतने होते हैं कि हर जगह सर बिल्कुल टाइमिंग बाउंड है। और सर इतने अच्छे, मतलब सर आप हैं, इस वजह से मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जितने भी पॉडकास्ट आपके देखे हैं, जितने भी इन्विटेशंस हमने देखे हैं, एक ले मैन की लैंग्वेज में हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझेंगे और कैसे समझते हैं। अब पंचमेश है, सप्तमेश है, सब लोग ऐसे समझाते हैं, लेकिन जो सर का समझाने का तरीका है वो बहुत ईजी है कि एज अ कॉमन मैन मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये समझना है, तो सर ऐसे ही समझाएंगे। तो सर सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग, हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ सर, पहले से हम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वी हैव टू बी बिल्कुल अपने नॉर्मल सेल्फ में होना चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है चीज़ों को सरल करना। जी, तो मैं वही कर रहा हूँ। 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते करते, और आई हैव अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हर ग्रह की एक माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, उसको आप समझते हैं और फिर आप समझाते हैं तो दूसरे वाला उसको ज़्यादा उसका रिसेप्टिव होता है, उसके लिए समझता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के 3 साइड होते हैं। एक वो सुनना चाहिए उसको, दूसरा समझना चाहिए और तीसरा फॉलो करना चाहिए। जब ये तीनों बॉक्सेस ठीक होंगे तब कोई असर उस इंसान पे होगा। अगर किसी को आपने ज़बरदस्ती बिठा दिया, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपने कहा कि भाई कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो जब उसको बिलीव ही नहीं है, अब वाइफ ज़बरदस्ती हस्बैंड को लेकर आ गई, अब वो उसने सब कॉन्शियसली अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है कि यार ये क्या बताएंगे हमारे बारे में। तो वो एक ज़रूर एक पॉइंट है। तो हमेशा यू शुड गो विद द ओपन माइंड, तो सरेंडर के साथ जब जाते हैं। अब भगवान को भी अगर आप टेस्ट करने लग जाए, भगवान आपने भी नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, लेकिन भगवान है, तो सारा खेल किसका है? आस्था का। आस्था है, विश्वास है। और वो जब आप उस सरेंडर के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर चीज़ें आपको समझती भी हैं और यू कैन फील इट एंड यू कैन सी द चेंज ऑल्सो। जैसा सर ने कहा, आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। आप अगर मानते हैं कि जापान है तो जापान है, चाहे आपने नहीं देखा हो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो कि है, आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, मैं पहले बता दूं मैं मैरिड नहीं हूं, लेकिन मुझे आजकल के माहौल में थोड़ा डर लगता है सर, जैसा सराउंडिंग्स चल रही है इंडिया में, और हम ऐसा देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल की सिनेरियो है वो ज़्यादा है। हाल फिलहाल में हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी देखी हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है कि लोगों ने बिट्रे किया है, धोखा दिया है। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं कि किसी की कुंडली में ये योग है और इसको हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय भी है और थोड़ा सा खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए है कि अगर मैं ये बताऊं कि ये ग्रह और ये ग्रह है और इसका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा तो सब लोग अपनी अपनी कुंडलियाँ देखने बैठ जाएंगे या पार्टनर्स की कुंडलियाँ देखने बैठ जाएंगे, वो सही नहीं है। किसी भी एक कॉम्बिनेशन को लेकर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट हैं, देश, काल और पात्र, उसका परिवार कहाँ है, वो रहता कहाँ है, कौन सा शहर। अब जैसे आप किसी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, या अगर और बाहर जाएं तो आप वेस्टर्न कल्चर को देखें, वहाँ पे और ओपननेस है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन जो आपका जो विषय है तो उसमें मैं कहना पहले ये कंप्लीट करता हूँ कि उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ना, जैसे अब मंगल है वो ऊर्जा का प्रतीक है, शुक्र जो है वो डिज़ायर का प्रतीक है। ये इंसान के मन में एक डिज़ायर बढ़ाता है। जैसे मैं अगर किसी को देखूंगा, मैं कहूँगा आपकी आंखें खूबसूरत हैं और मतलब आप बहुत ही अमेजिंग आपका ऑरा है, एनर्जीज़ हैं, बाकी लोग कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। तो ये सोच है। तो ये सोच किसकी कैसी रहने वाली है? हो सकता है मेरी कुंडली में मंगल शुक्र है, आपकी कुंडली में मंगल शुक्र है एक साथ,
जो जो इंसान के डिज़ायर को बढ़ाता है, सेक्सुअल डिज़ायर अगर हम बात करें। लेकिन अगर बृहस्पति जैसी कुंडली में अच्छा है, गुरु इज़ अ प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी, तो अगर उसके इंसान के अंदर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, तो वो खाली, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वो खाली खूबसूरती की तारीफ कर सकता है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है, आपको भरोसा ही नहीं है भगवान पे, आपका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, कोई डेली प्रेयर्स या कुछ मेडिटेशन नहीं है, तो फिर आप प्लानिंग शुरू कर देंगे कि कैसे मुझे उससे मिलना चाहिए, कैसे मुझे उससे संबंध बनाने चाहिए, तो वो आपका फिर माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, और उसका खुद का स्पिरिचुअल कनेक्ट। तो एक इंसान जो स्पिरिचुअल है, वो वैसे भी कभी कोई भी स्पिरिचुअल इंसान, ना उसके मन में भावना आएगी और ना वो कुछ करने की कोशिश करे। सो बेसिकली सर, इसमें मेंटल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है कि वो किस सराउंडिंग से आया है। ज़रूरी नहीं अगर किसी की कुंडली में सेम योग है तो वो सेम ही व्यवहार करे, क्योंकि एक ग्रह पे कुछ नहीं हम कह सकते। 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 भाव होते हैं, ज़रूरी नहीं हर किसी की कुंडली सेम हो। पर मैंने बहुत सारे शंकराचार्य की कुंडली देखी है, मैंने ऐसे ऐसे वृंदावन में बड़े बड़े आश्रम हैं, उन लोगों की कुंडली देखी है जो खुद मठ चलाते हैं, तो उनकी कुंडली में भी अगर इस तरह का योग है, तो ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनका माइंड उधर हो, क्योंकि वो इतने आध्यात्मिक लेवल पे जा चुके हैं, उनका कनेक्ट इतना आगे जा चुका है कि वो ये ख्याल तो कभी आएगा नहीं। तो ये बिलीफ सिस्टम मुझे लगता है, और वैसे भी अगर हम सूफिज़्म की भी बात कर लें, वो लोग भी, उनकी भी जितनी भी ये गाने और ये सब होते हैं, तो ये लगता है कि ये प्यार मोहब्बत के गाने हैं या ये ऊपर वाले के कनेक्ट के गाने, दैट इज़ द सेम थिंग। दीवाना कहता है ज़माना, मैं एक्चुअली पोएट बन गया 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करते करते, और वो आपके अंदर फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड आता है, तो उसमें मुझे याद आ गया कि दीवाना कहता है ज़माना मुझसे क्या खता हुई, दीवाना कहता है ज़माना मुझसे क्या खता हुई, मोहब्बत को खुदा माना या फिर खुदा से मोहब्बत हुई। हाँ, तो बेसिकली ये हमारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हमारे ग्रह किस तरफ अलाइन हो रहे हैं। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, अगर लव मैरिटल अफेयर्स में बात करें, धोखा। हर कोई कह देता है भाई कलयुग चल रहा है, धोखा है, विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो ऐसा कुंडली में हो सकता है कि धोखे का भी कोई ग्रह हो, या धोखा किसी को मिलना हो, ये तय हो पहले से? बिल्कुल, देखिए राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो धोखा, फरेब, डिसेप्शन, एलिगेशन को रूल करता है। राहु की दशा अंतरदशा में इस तरह की घटनाएं घटती हैं अगर कुंडली में राहु ठीक नहीं है। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, राहु अगर 7वें घर में होता है, 7th हाउस इज अ पार्टनर, पीपल यू कम अक्रॉस, तो आपको 10 में से 9 लोग ऐसे ही मिलते हैं। फिर आपको जगजीत सिंह की गज़ल एक थी, वो उनकी फेवरेट हो जाती, गा के नहीं सुनाऊंगा, कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तो ऐसे लोगों को लोग डिसीव कर ही देते हैं, इसको उनकी गलती नहीं होती, वो प्लैनेटरी पोजीशन ही है ऐसी ही है। तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई आप आंख बंद करके भरोसा मत करिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ऐसा हो, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये बात अगर उनको पता है तो द पर्सन विल बी मोर कॉशियस। और तीसरा होता है वक्त। जब आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा होता है, तो यू मे टेंड टू ट्रस्ट ए पर्सन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर वक्त ठीक नहीं है, इसका मतलब हर चीज़ वक्त है। कभी तो रास्ते में अपने भी पहचानते नहीं, और कभी बन जाते हैं हम सफ़र जो जानते भी नहीं। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर टाइम लाइन। तो अगर आपको ये बात पता है कि मेरी कुंडली में ये एरियाज़ हैं जो वनरेबल हैं, मेरी कुंडली में ऐसा हो सकता है कि मुझे धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैंने कहा था काल की, देश काल और पात्र, तो काल भी थोड़ा बदल चुका है। अभी पहले क्या है, लोग भगवान से डरते थे, ज़माने से डरते थे, तो ये सारा जहाँ जो काल की बात कर रहा था, तो काल भी कुछ ऐसा हो चुका है। इंसान अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा देके अपना फ़ायदा लेके आगे निकल जाता है। तो वो इंसान को कितनी पीड़ा होगी, वो इंसान कितना डिप्रेस हो जाएगा, आपकी वजह से इसकी परवाह किसी को है नहीं। तो ज़माना एकदम बदल चुका है। यानी डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, और तिनके को भी तो कोई डुबाने वाला मिल गया। तिनके के बारे में कोई सोचता नहीं है। मैंने सोचा कि डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, और तिनके को भी कोई डुबाने वाला मिल गया। ये जो माहौल है, ये ज़माना धोखे और फरेब का खेल है। कोई मिट गया, किसी को मिटाने वाला मिल गया। तो ये एक ऐसी कहानी है। मुझे लगता है कि अभी लोगों को संभल के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही यहाँ पे फ्रेजाइल हैं, और अगर आप खुद ही अपने आप को हिट करने के लिए लगे हुए हिट भी, तो फिर पीपल विल कम एंड हिट यू, और मतलब डिसीव यू, और फिर आपका नुकसान होगा। तो फिर थोड़ा सा आपको भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, शील्ड करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। और रही बात आपके जो आपने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे किसी ने पूछा था, मैं मोटिवेशनल टॉक में मैंने बोला, तो 500 लोग थे, तो कॉर्पोरेट में किसी ने मजाक में पूछा, संदीप जी इज एक्स्ट्रा मैरिटल गुड और बैड? तो मैंने कहा इट इज़ वेरी गुड अंटिल यू आर कॉट। तो भाई साहब जितने ही पकड़े गए तो फिर से आप कहीं के नहीं रहेंगे।
तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन अब देखिए ज़माना बदल गया है। अब पहले तो ये बहुत बड़ा टाबू था इस तरह से कि भाई उसने डिसीव कर दिया, दिस मैन और वुमेन हैज चीटेड ऑन मी। अब ये वर्ड भी डिक्शनरी से निकल चुके हैं। इतना नॉर्म जैसे, मतलब आई एम नॉट मोटिव और सपोर्टिंग दिस थॉट, लेकिन अब कल्चर ऐसा हो गया, कल्चर ऐसा हो सोसाइटी गया है में। कि जहाँ पे ये एक एक्सेप्टेंस हो गई लोगों की, इट इज़ ओके कि हाँ तो वो दोस्त ही तो हैं, इट इज़ ओके, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। नहीं, आजकल अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो बड़ा ऑस्ट्रक हो जाता है हर कोई कि यार तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, ऐसा कैसे हो गया। मुझे लगता है कि देखिए किसी को दिल मत दुखाई, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी का दिल मत दुखाई। अगर आपने, और मैं तो बिलीव करता हूँ लेडी लक पे सबसे ज़्यादा। वो बात अलग है कि थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, अभी तो हस्बैंड बेचारे डरे डरे घूम रहे, लेकिन अपनी वाइफ को खुश रखिए। और ये वीडियो मेरा वायरल इसलिए भी हो जाता है हमेशा जब भी मैं कहता हूँ कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, क्योंकि वो सारी वाइफ अपने हस्बैंड को वीडियो फॉरवर्ड करती हैं और फिर हस्बैंड जो मुझे ट्रोल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता मेरी वाइफ कैसी है। कोई कह रहा है कि वो नागिन है, कोई कह रहा है कि आप कौन सा नशा करते हैं, तो इस तरह के तो सताए हुए पति। तो ये अभी थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया है। मैंने बहुत साल पहले लिखा था वीनस इज द न्यू मार्स, व्हेन आर यू लिसनिंग। तो वीनस तो इवॉल्व हो गई, पढ़ाई भी कर ली, एजुकेशन के बाद उसने करियर बना लिया, हो सकता है हस्बैंड से ज़्यादा कमाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हस्बैंड नहीं बदले। उनको अभी भी लगता है कि आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस। तो ये अब चलने वाला है नहीं। तो ये जो अभी जो रिफ्ट हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है, हस्बैंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एज ए रिजिड है बहुत अपने। हाँ, और वाइफ कंट्रोल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो ये अगर एक्सेप्टेंस जिस दिन आ जाएगा उस दिन पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर जिस इंसान ने अपनी खुद की वाइफ को अपना दोस्त बना लिया तो उसको किसी दोस्त की आवश्यकता वैसे भी नहीं। तो चाहिए वाइफ के लिए भैया, और ये हस्बैंड के लिए भी लागू होता है कि वाइफ को भी अपने हस्बैंड को दोस्त बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की। और तीसरा एक्सपेक्ट यह है कि ये ज़माने में अभी क्या हो गया कि एक्सेप्टेंस खत्म हो गए, टॉलरेंस खत्म हो गए। आप हमारे दौर में या हमसे पेरेंट के दौर में आप देखिए, दो अपोजिट लोग जिंदगी काट लेते थे एक साथ। हाँ, बिना बिना देखे बिना मिले। टेढ़ा है पर मेरा है, जिंदगी ऐसी गुजर जाती थी। अब तो ऐसे बस ये चुटकी, आई थिंक वी आर डन, लेट्स सेपरेट। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर को हम बदनाम करते हैं इस चीज़ के लिए, वो वेस्टर्न बिल्कुल भी बदनाम कर रखा है नहीं। वहाँ पे भी ठीक है, लोग 4 शादी कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन 1 पर्सन एट ए टाइम होता है। यहाँ पे मल्टीपल पर्सन एट ए टाइम चल रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो पॉडकास्ट है मुझे लगता है इसलिए भी हिट होना चाहिए क्योंकि सर ने एक बहुत बढ़िया एडवाइसेस दी हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ रिलेशनशिप्स। जो आजकल का माहौल है कि आप अपना रिलेशनशिप कैसा लेके जा सकते हैं, तो सर केवल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं करते, सर रिलेशनशिप गाइडर भी है हमारे लिए और गाइडेंस भी दे रहे हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ बिलीवर, हालांकि मैं तो बिलीवर हूँ, लेकिन जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उसमें नॉन बिलीवर्स भी होंगे। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइडेड है। कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई केपी करता है, कोई लाल किताब करता है, वास्तु, और सब अलग अलग सेक्ट्स आ जाते हैं। तो इन सब का जो जनरेशन है वो एक ही जगह से आया है या सबके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं, रेमेडीज अलग अलग होती है? सबकी विधाएं अलग हैं। अब जैसे मेडिकल में भी देखिए तो एलोपैथी अलग है। एलोपैथी में भी अब पहले तो एक ही डॉक्टर हुआ करते थे, नाना जी डॉक्टर थे, किसी भी बीमारी का इलाज कर देते थे। अब क्या है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है कि भैया नहीं, ये तो किडनी में नहीं है, ये गॉल ब्लैडर में है। तो बहुत सी चीज़ें अभी बदल चुकी है। ऐसे ही ज्योतिष में भी विधाएं अलग हैं। जैसे टैरो कार्ड भी है तो न्यूमरोलॉजी भी है। अब ज्योतिष में भी अगर आपने बताया लाल किताब भी है और केपी भी है और वैदिक भी है, जेमिनी भी है। देखिए सबके इंटरप्रिटेशन आइडियली तो सेम होना चाहिए, लेकिन होते नहीं। अब होते इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी पढ़ाई अलग अलग। अब वो कौन सी लाल किताब से पढ़ के आया तो वो पीली किताब से पढ़ के आया, तो सबकी सोच अलग है, सबके इंटरप्रिटेशन अलग हो गए। इसलिए लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वो वाले भला ज्योतिष को दिखाया, उसका फलादेश अलग, और ये वाले ज्योतिष ने कहा, उसने कहा शादी आपकी टूट जाएगी, इन्होंने कहा ये कभी टूटेगी नहीं। अब वो क्या करेगा? तो ये एक सिचुएशन है। आप देखिए, ये इंसान की खुद की अंडरस्टैंडिंग, उसका खुद का एक्सपीरियंस उस पर चलता है। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि भाई आपकी कुंडली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिषी की कुंडली कैसी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। खुद का डिवोर्स हो रखा है तो आपका भी करा के रहेंगे। तो मतलब साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, मजाक में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड। तीसरा जो एस्पेक्ट है जो अभी एस्ट्रोलॉजर उसको इंकलकेट नहीं करते। अब उन्होंने देखा कि अरे इसके तो 7वें घर में मंगल है, इसका तो डिवोर्स निश्चित है। अब वो ज्योतिषी को बिल्कुल नहीं पता है कि भाई साहब वो 2 शादी तो वो कर चुका ऑलरेडी जब कॉलेज में था। जो मैरिज का मतलब होता है मेंटल इमोशनल कनेक्ट टुवर्ड समवन इज अ मैरिज। जैसे पुराने ज़माने में गंधर्व विवाह हुआ करते थे, 8 तरह का विवाह। जैसे अब बैठे लाइन में, अब किसी ने मेरे गले में हाथ डाल दिया, मेरी शादी हो गई। अब मुझसे कहा कि भैया निशाना लगाओ, मेरा निशाना लग गया मछली की आग पे, तो मेरी शादी हो गई। इस तरह की शादियाँ हो जाती करती थी। तो शायद रावण के पिताजी जो थे उनका भी शायद गंधर्व विवाह हुआ था, मे बी भगवान राम का हुआ था भैया, वो टूट गया धनुष, तो उनकी शादी हो गई। तो दैट इज हाउ इट इज़। तो लेकिन अब आप चूज भी कर रहे हैं, अब आप डेट भी कर रहे हैं, और अब तो यहाँ तक हो गया, सिचुएशनशिप हो गई, अब ये लिव इन रिलेशनशिप हो गए।
बावजूद इसके शादियां नहीं चल रही। मतलब तो आप क्या चाहते हैं भाई साहब आप? तो पूरा सिस्टम बदल गया। मैं हमेशा कहता हूँ तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी भाई? तो अगर हार्मनी और हैप्पीनेस आपने साइड कर दी और आपको खाली प्लेजर ही चाहिए, तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो बंद हो चुकी। अगर आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है, मेरी रब ने बना दी जोड़ी, अगर वो सोच के आप चलें कि भैया ये प्रारब्ध का खेल है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है, आप अपने माता पिता भी चूज़ नहीं कर सकते, जिससे शब भाग के आप शादी करने वाले हैं उसी के साथ भागना था, लेकिन शादी के बाद आप उसी से भागने लगोगे तो वो कैसे होगा? तो आपका टाइम तो ये शादी से पहले लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं हो। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई अपनी कुंडली को एनालाइज कर पाइए शादी से पहले। इसको कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि जो लड़की आपको बेइंतहा पसंद है, आपको लगता है इससे खूबसूरत कोई नहीं हो, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, उसको आपको ये पता ही नहीं है कि वो आपकी कितनी बैंड बजाने वाली है। तो सेम गोज विद हस्बैंड ऑल्सो। व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू कैरेक्टर जो है वो जो आपको 1-1.5 साल 2 साल बाद पता चलेगा, वो एस्ट्रोलॉजर आपको पहले से 10 सेकंड में बता देगा कि भाई ये लॉयर है, इसे पंगा मत लेना, ये सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाएंगे, और ये जो है वो बहुत एग्रेसिव है, इसको आप इरिटेट मत करिएगा। तो ये बात अगर, और सबसे बड़ा टाइम लाइन, जब वक्त लगा कि यार ये तो बहुत ही मजाक करता था, हैप्पी को लकी था, अचानक ये कैसे डिप्रेस हो गया, तो उसका वक्त बदल गया। तो मेरा एक डायलॉग था सीरियल में कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो प्लेनेट का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये बात अगर सबको पहले से पता चल जाए तो फिर आप देखिए, अब लव मैरिज के अलावा दूसरी मैरिज होती नहीं। लोग सोच रहे हैं कि अरे हम काम मिलाएंगे कुंडली, हमने तो पसंद कर रखी। अभी तो इवन अभी मुझे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर कुंडली मिला दीजिए, वी आर डीपली इन लव, और हॉरोस्कोप मैच ही नहीं हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि आपकी लव मैरिज है? बोले नहीं, पेरेंट्स से मिलवाया था। लेकिन अब क्या लड़की कहती है आई वॉन्ट टू नो हिम डैड फर्स्ट, और लड़का भी ये कहेगा आई वॉन्ट टू नो हर फर्स्ट। तो मिलते हैं, नो करते, वो यस कर जाते हैं, तो फंडनेस आ जाती। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब हॉरोस्कोप मिलाना मिल नहीं रहा है, तो पहले भैया हॉरोस्कोप मिला लीजिए, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाइए। तो बेसिकली जैसे सर ने कहा, हर चीज़ एक साइंस के थ्रू जाती है। पहले लगता है कि हाँ ये इससे अच्छा इंसान मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो लव मैरिजेस भी नहीं चल रही। ये इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी को जिस तरीके से पेश किया जाना चाहिए वो वैसा नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कहता ये हमारी गलती है, हमारे एंसेस्टर्स की गलती है। अगर गलती किसी की भी है, एटलीस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको लेकर आएँ आगे, हम उसे समझें कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पैसा बनता होगा, या जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर हम आज की काउंटिंग करें तो 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, 30 लाख रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे देश में, और एक काज सर्प दोष जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि कोई कहता है उसका एग्जिस्टेंस है, कोई कहता है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये पूजा करा लो, ये तंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो। तो उसकी सच्चाई क्या है, आज हम जानना चाहते हैं। द वर्ल्ड वांट्स टू नो। बहुत आसान है। देखिए 30 लाख एस्ट्रोलॉजर रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 30 लाख और होंगे, और मुझे लगता है कि हर महीने 1-1 लाख और पैदा हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज ईजी मनी मेकिंग बिजनेस, जबकि ये प्रोफेशन है जिम्मेदारी का। आपका एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो आप बनाते हैं सेंटेंस, वो इंसान की ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। तो अब आप चाहते क्या हैं? आप अपना भला चाहते हैं, या जो आपसे मिलने आया, आपके भरोसे आया, उसका भला चाहते हैं? तो ये कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी का। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए ये काल सर्प दोष जैसी जो लाइन है, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी थी। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले इसको क्रिएट किया गया। पुराने ज़माने में बहुत सिंपल होते थे लोग भी, और ज्योतिषी भी, कि हाँ सब ठीक है, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, तुम्हारा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोगों के पास एक्सेप्टेंस था, टॉलरेंस था, बिगर पिक्चर थी, अध्यात्म था, खुश रहते थे, किसी भी हालात में खुश रहते थे। अब इतनी अम्यूनिटीज़ के बाद भी इंसान फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा है। पहले तो उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसी, अब उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कैसी, उसका घर मुझसे बड़ा कैसा। तो सब कंपैरिजन में, और इंस्टाग्राम आने के बाद तो और कंपैरिजन हो गया, तो ज़िंदगी को मुश्किल में डाले चले जा रहे हैं। तो मैंने एक बार लिखा था, ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी। तो भाई ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है ज़िंदगी। तो एक दिन तो गुजर ही जाओगे, लेकिन गुजार कैसे रहो इतना कॉम्प्लिकेशन के साथ। तो ये जो बाद में अब जो सिस्टम आया, उसमें लगा कि यार जब तक डराओगे नहीं, ये एक ऐसी विद्या है जो डिवाइन साइंस कहता हूँ मैं। आपने साइंस बोला, मैं डिवाइन साइंस कहता हूँ। तो ये वेदों का अंग है, तो उसको आप बिगाड़ रहे हैं झूठ बोल के। तो अनफॉर्चुनेटली जो एस्ट्रोलॉजी है, इट हैज़ बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। तो बोला कि अब क्या क्या करें, बोले यार ढूंढो। तो फिर उन्होंने काल सर्पदोष ढूंढा गया, जो भी 50-60 साल पहले, और उससे लोगों को डराया गया। अब उसके अलग अलग नाम भी रख दिए गए, वासुकी और जितने सांप है उनके नाम पर रख दिया। अब लग करते रहिए पूजा, कराते रहिए कर्मकांड, और लगे रहिए। अब 7.5 भी ऐसा ही है। अब मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए 7.5 में, अभी तो तीसरी बार बने, 2 बार 7.5 में बने। और राहुल गांधी की वही राशि, उसकी भी 7.5 चल रही, वो पदयात्रा करते रहेगा, वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसका मतलब 7.5 है। मैंने तो लोगों को मिलियनर और बिलियनर बनते देखा 7.5 में। तो ये भी टर्म डराने के काम आता है 7.5। आप अभी तक ठीक थे, जैसी ज्योतिषी ने बताया आपकी 7.5 शुरू हो गई, आप टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, साइकोलॉजिकली ज़्यादा। हाँ, और यही अब काल सर्प दोष है, क्योंकि कर्मकांड कराएंगे, पूजा कराएंगे तो पैसा मिलेगा। तो ये गलत बात है। तो बेसिकली आप पहले एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा पकड़िए
पकड़िए इन सेंस कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको कौन बहका रहा है या कौन आपको गाइड कर रहा है। सर हमारे साथ है, सर तो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे तो बहुत बढ़िया गाइडेंस मिल रही है सर, ताकि मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारी कुंडली में खराब है तो तुम ये करा लो। तो मेरा तो जीवन सुधर जाएगा आज के बाद, और मैं ये चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू उन लोगों का जीवन भी सुधरे जो इस चीज़ में मिथ समझ के इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो पूजा करा ली, क्योंकि पैसा बहुत है लोगों के पास, बट वो किस जगह डाइवर्ट करना है वो उन्हें नहीं आता। लोग साइकोलॉजिकली और मेंटली लोगों के साथ खेल लेते हैं और जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस बना लेते हैं, क्योंकि लोगों का एक नॉर्मल फिनोमेना है, यार इस पे BMW है तो यही हमें BMW दिला सकता है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो मार्ग प्रशस्त करेगा ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति उतना ही हाई लेवल फाइनेंशियली अच्छा हो या आइडियोलॉजी अच्छी दे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भी टीचर अच्छा ही मिलेगा। टीचर ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि माँ बाप हम चेंज नहीं कर सकते, टीचर हम डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि हमारा जो सेगमेंट है उसका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जाने अपने गेस्ट को। इसमें हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपने क्यों यही फील्ड चुनी कि मैं एस्ट्रोलॉजी ही करूँगा, और उस समय चुनी जिस समय आई गेस सोशल मीडिया था ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर था। उस टाइम लोगों से मिलना जुड़ना और लोगों को अपनी बात समझाना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जब स्कूल में होते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं भाई इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो कोई ऐसा नहीं कहता, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कहता होगा सर मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, लेकिन आपने फील्ड चुनी है। तो बस आपको आइडल मान के जो एस्ट्रोलॉजर्स आगे आएंगे या जिनको एस्ट्रोलॉजर बनना है उनके लिए सवाल, उनका ये सवाल कि आपने एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्यों सोचा? देखिए मैंने कभी नहीं सोचा, और मेरे पूरे खानदान में, पूरे जनरेशन में, एंसेस्टर्स मिला के कोई नहीं है, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट हो जाऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी को मैंने नहीं चूज़ किया, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज़ किया। अब आई वॉज ए क्रिकेटर, मैं राहुल द्रविड़, हम लोग एक ही क्लब में खेलते थे बेंगलोर में। तो आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, मेरा एक ही सपना था, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और मुझे बस छोड़ के जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ी। तो मैंने ज्योतिष को सीखा सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी को जानने के लिए कि यार मेरा वो ड्रीम था और वो मुझे अचीव नहीं हुआ। तो ये एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है, क्योंकि जब हम मैच खेलने जाते थे तो सबसे पहले मैं यही सवाल करता था रिक्शे वाले से, भैया यहाँ बताओ वो ज्योतिषी है यहाँ का बहुत नामी, तो फेमस एस्ट्रोलॉजर से मिलने, तो कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। तो वो सब था। एक शकुंतला देवी ज़रूर उन्होंने एक बात मुझे बोली थी, बहुत गुस्से में रहती थी, वो जो मैथमेटिशियन, बिल्कुल ह्यूमन कंप्यूटर बोलते थे। हाँ। तो वो 3 मिनट भी नहीं आपको नहीं देंगे और धक्के देके निकाल देती थी, ऐसा था उनका। तो बोले हाँ बताइए डेट ऑफ बर्थ, टेल मी डेट ऑफ बर्थ, इतने गुस्से में बोलते थे। बता दिया टाइम, आई डोंट वांट योर टाइम, तो टाइम नहीं चाहिए उन्हें, खाली डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी से करती थी। तो अच्छा वो करती थी न्यूमरोलॉजी, वो चार्ट बनाती थी, वो अलग से चार्ट बना, लिटरली पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि हम उनको ह्यूमन कंप्यूटर के तौर पर ही जानते हैं। गजब एस्ट्रोलॉजर। तो नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी और बोले यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस। तो वर्ल्ड फेमस, तो बोली यस व्हाट डू यू डू, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट। हाँ ओके, यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस, गो गो गो। तो वो आगे आप सेंटेंस पूछ नहीं सकते, तो धक्के देके निकाल दी। उसके बाद माय फादर पास चले, तो पूरा यूटर्न आ गया, सब छूट गया क्रिकेट वगैरह। तो मैं फिर गया 1-1.5 साल बाद, मैंने कहा आई होप यू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी। नो नो नो, टेल मी योर नेम, टेल योर डेट ऑफ बर्थ, फिर बता दी डेट ऑफ बर्थ। यूँ किया कुछ सेकंड, बोले यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस, गो। सेम स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने कहा कि बट आई हैव लेफ्ट क्रिकेट, व्हाट डू यू डू। मैंने कहा नथिंग, अभी तो आई एम विद माय अंकल, इज इनटू गार्मेंट, आई डोंट नो, यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस, गो। फिर धक्के देके निकाल, गुस्से में। फिर ये हुआ, मुझे टीवी में शो मिल गया, वो शो 120 देशों में देखा जाने लगा। मैं इंडिया के बाहर जाता था, मुझे एयरपोर्ट से लेके हर मॉल में, हर जगह मुझे बड़ी पहचान होने लगी। और उस दौरान ना जो डिजिटल मीडिया था, तो मैं ऑलमोस्ट समझ लीजिए शाहरुख खान जैसा मेरा वो था। मैं एयरवाई के लिए शो करता था दुबई में, जो पाकिस्तानी चैनल है, लाइव शो करता 2 घंटे का। और वहाँ का जो रेडियो स्पाइस है वहाँ वो करता था, वो भी 9 साल चला। जी न्यूज़ में मुझे शो मिला, वो भी 9 साल चला, 2740 एपिसोड किए मैंने। और उसके बाद तमाम कंट्रीज़ में BBC लंदन लाइव किया कई बार, जितने मैं कंट्रीज़ में गया, अमेरिका कहाँ हर जगह मैंने लाइव रेडियो, लाइव टेलीविज़न किया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गुड रिकॉग्निशन। तो उनकी बात सही थी। ये तो मैं उनकी एक सही टीचर मिल गया गाइडेंस के लिए। नहीं, उन्होंने खाली एक लाइन बोल के भगा दिया, लेकिन वो क्या एक मोटिवेशन भी होता है आपको कि यार समथिंग इन स्टोर। बट मैं कभी प्लानिंग में बिलीव नहीं करता, बहुत अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। मुझे मालूम है कि ज़िंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। अब ये वाला स्टेटमेंट टोटल अनप्रोफेशनल लगेगा, क्योंकि बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, और पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं। तो कोई भी इंसान किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। ज्योतिष एक इतना ब्यूटीफुल साइंस है जो गाइडेंस की तरह काम करता है कि भाई साहब ये पहले परिवर्तन लाइए अपने अंदर, हु यू आर। सबसे मुश्किल है जानना, अपने आप को पहचानना, कि इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो ज्योतिषी जब आपको 10 सेकंड में बताता है भाई साहब ये आपकी स्ट्रेंथ, ये आपका वीकनेस, ये आपका पोटेंशियल, ये आपका टाइमलाइन,
ये अगर आपको पता चल जाए, एंड टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक, तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो मुझे लगा कि इतना ब्यूटीफुल ये साइंस है, इसको सीख के मैं लोगों को गाइड करूँगा। तो आज चलो क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन आज क्रिकेटर्स मेरे क्लाइंट है, क्रिकेटर्स आपके क्लाइंट हैं। इवन जो कोचेज़ हैं वो मेरे क्लाइंट है। तो आई फील कि आई एम डन, मतलब मैंने इंडिया खेल लिया, मतलब मुझे कोई उसका ग्रजेस और कोई भी ऐसा सेटबैक नहीं है। एंड आई फील मेरी ज़िंदगी का डेस्टिनी का पार्ट था ये। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे ये जो भी थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, उससे मैं लोगों की दिशा दिखा सकूं, उनको रास्ता गाइड कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं, उनको उनकी सोच को बदल सकूं, उनके हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकूं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, एंड 25 साल हो गए हैं, एंड आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सर आप सेटिस्फाइड हैं इस जर्नी से? बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता तो पता नहीं क्या होता। और एस्ट्रोलॉजी से ना सिर्फ हर जो फ़ोन कॉल आता है, मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी का पार्ट है। कोई भी इंसान, चाहे वो अमेरिका से फ़ोन कर रहा हो या लंदन से कर रहा हो, कहीं से इंडिया, तो मुझे लगता है कि आप अगर आपने बताया कि कितने 30 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उसमें से अगर मुझे चूज़ किया है तो देयर इज़ अ बिग रीज़न ऑफ इट। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस इंसान की ज़िंदगी को बदलूँ। तो ये दैट इज़ व्हाट, तो इफ़ यू डू विद क्लियर कॉन्शियस, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर क्लाइंट, दैट इज़ हाउ इट विल कम बैक टू यू। तो व्हाट यू मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप अगर पॉजिटिविटी से चीज़ें को करेंगे, वो पॉजिटिविटी लौट के आएगी ज़रूर। तो जैसा सर ने कहा, ये वक्त सर आपने बहुत अच्छी हमें वर्डिंग्स दिए। मुझे लगा शायद एक शायरी मुझे भी बोल देनी चाहिए, मुझे याद था, मैंने कहा ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि ए वक्त मेरा सब्र मत नाप, वक्त नहीं लगता वक्त बदल देंगे। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत। ये मुझे लगता है ये होना चाहिए। और एक सर मैंने स्पेशली आपके लिए लिखा है, वैसे तो मैं मूलतः दिल्ली से हूँ, लेकिन एक लौता पर्व है छठ जो मुझे पसंद है। हालांकि हम उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी दे देते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन का बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आप पे बहुत सूट करता है। तो मैं आपके लिए कहूँगा कि ऐसा रवि मत बनो जिसे ग्रहण निकल जाता है, ऐसा रवि मत बनो जो संध्या में ढल जाता है। चमकना है तो चमको छठ के सूरज की तरह, मैं यहाँ पे छठ का सूरज सर को कह रहा हूँ, चमकना है तो चमको छठ के सूरज की तरह, जो अस्त हो या उदय दोनों में पूजा जाता है। तो सर ये आपके लिए लिटरली, मुझे आज का जो पॉडकास्ट हमारा हुआ है, इतनी इंसाइट्स हमें मिली है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम इस चीज़ को आज के बाद तो हम एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू सो मच सर फॉर द गाइडेंस, और हम आपको और परेशान करेंगे आने वाले दिनों में फॉर द पॉडकास्ट एंड फॉर द इवेंट्स एज वेल। थैंक यू सो मच सर। सो दिस इज मी, Arya Chitranj, there at Arya Anadi. Thank you so much. Thank you so much for watching, everyone.